नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। और जैसा कि आप सभी की एग्जाम चल रहे हैं, पेपर चल रहे हैं, तो आज हम जो है कक्षा छठी का जो हिंदी का पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। ये जो है हाफ ईयरली एग्जाम हुआ है अभी-अभी, तो इसी को ही हम पेपर को एक बार जो है अ, देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं और इनका हम सही उत्तर जानने का प्रयास भी करेंगे। और आज की इस वीडियो में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। जो बच्चा वीडियो को पहली बार देख रहा है उसका भी ढेर सारा स्वागत है और पुराने बच्चों का भी वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम। तो चलिए हम बिना देरी किए जो है आज के इस वीडियो को, इस क्लास को शुरू करते हैं। तो पेपर जो हाफ ईयरली है 60 अंक का है और इसमें प्रश्न जो दिए गए हैं 4 खंड में पेपर को डिवाइड किया गया है। तो हम पहला प्रश्न शुरू करते हैं। क्या दिया गया है? पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्नों के लिए सही उत्तर चुनिए। तो ये पैसेज दिया गया है, इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। पैसेज में क्या लिखा गया है, फिर हम इसके प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे। पैसेज है, संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु समय है, क्योंकि दुनिया की अधिकांश वस्तुओं को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, पर समय का एक क्षण भी बढ़ा पाना व्यक्ति के बस में नहीं है। समय के बीत जाने पर व्यक्ति के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता। विद्यार्थी के लिए तो समय का और भी अधिक महत्व है। विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य है शिक्षा प्राप्त करना। समय के सदुपयोग से ही शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। जो विद्यार्थी अपना बहुमूल्य समय खेल-कूद, मौज-मस्ती और आलस में खो देते हैं, वे जीवन भर पछताते हैं, क्योंकि वे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं और जीवन में उन्नति नहीं कर पाते। तो ये जो पूरा पैसेज है बच्चों, ये हमें समय की उपयोगिता के बारे में बताता है कि जो है जो वर्तमान जो समय है ये बहुत ही कीमती है, मूल्यवान है। समय एक बार बीत जाता है तो लौटकर नहीं आता है और यदि आप मौज-मस्ती में, आलस में यदि समय को खो रहे हैं तो जो है आप जो है क्या होंगे, जीवन भर फिर पछताएंगे। मनुष्य का कर्तव्य यह है कि जो क्षण बीत गए हैं उनकी चिंता करने की बजाय जो अब हमारे सामने है उसका सदुपयोग करे। सदुपयोग करना, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग में गलती हो गई है। और जो है जो बीत गया है उसकी चिंता नहीं करनी है, जो हमारे सामने है उसका सदुपयोग करना है। तो ये दिया गया है पैसेज में। अब जो है हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। इसमें से प्रश्न जो दिए गए उनके आधार पर उत्तर ढूंढेंगे। समय को सबसे मूल्यवान वस्तु क्यों कहा गया है? पहला उत्तर है, इसका एक क्षण भी घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। व्यक्ति के बस में नहीं है। समय ही व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। मनुष्य उस समय की गति को नहीं रोक सकता। तो मनुष्य जो है समय की गति को नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर जो है इसका उत्तर, सही उत्तर जो हो जाएगा, समय को इसलिए सबसे अमूल्य वस्तु कहा है क्योंकि इसका एक भी क्षण घटाया और बढ़ाया नहीं जा सकता। तो इसका पहला उत्तर हो जाएगा। विद्यार्थी जीवन का क्या उद्देश्य है, यहाँ दिया गया है तो हम ढूंढेंगे। ऊपर आया था विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य जीवन को सुखी बनाना, बिल्कुल नहीं है। गुरुओं के आदेश मानना, ये भी नहीं दिया गया है। व्यक्ति के जीवन में समय का महत्व, ये भी नहीं। विद्यार्थी जीवन का सिर्फ एक उद्देश्य है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना। विद्यार्थी जीवन भर क्यों पछताते हैं? क्योंकि वे आलसी होते हैं? नो, ये नहीं होगा। क्योंकि वे अपना कीमती समय मौज मस्ती और आलस में खो देते हैं और जिसकी वजह से वे बाद में पछताते हैं। तो ये इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, समय के संबंध में व्यक्ति का क्या कर्तव्य बताया गया है? समय के संबंध में बताना है कि परिश्रम करे, ये तो ठीक है, लेकिन इससे बेस्ट ढूंढना है हमने समय के संबंध में। बीते समय के बारे में पश्चाताप न करके वर्तमान समय का सदुपयोग करना है, यही हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक, शीर्षक का मतलब होता है टाइटल हमने लिखना है। यदि हमें इस गद्यांश का टाइटल लिखना पड़े तो इस पूरे जो पैसेज में जो बताया गया गद्यांश में समय की उपयोगिता के बारे में बताया गया है, तो हम इसका पहला ही उत्तर सही चुनेंगे, समय का सदुपयोग। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने अपठित गद्यांश हल किया है, अब हम अपठित पद्यांश को हल करते हैं।
निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर कविता की कुछ पंक्तियां हैं, काव्यांश है, पढ़ते हैं इसको। जीवन की मुस्कान किताबें, बहुत बड़ा वरदान किताबें, गूंगे का मुंह बनकर बोले, बहरे के हैं कान किताबें, बहरे की हैं कान किताबें, यहाँ पर की आएगा। अंधे की आंखें बन जाए ऐसी है दिनमान किताबें, हीरे मोती से भी बढ़कर बेशकीमती खान किताबें, जिनके आने से मन हर्ष से ऐसी है मेहमान किताबें, क्या बुरा यहाँ क्या है अच्छा करती है कराती है पहचान किताबें, करती नहीं आएगा कराती आएगा। धार प्रेम की बहती इनमें फैलाती ज्ञान किताबें, राहों की हर मुश्किल को कर देती है आसान किताबें, कभी नहीं ये बूढ़ी होती रहती सदा जवान किताबें। यहाँ पर जो है इस पूरे काव्यांश में किताबों की महत्ता समझाई गई है कि किताबें क्यों जरूरी हैं हमारे आसपास के लोगों के लिए, समाज के लिए। अब प्रश्न देखते हैं, इनमें से किताबें क्या नहीं है? जो कथन सही न हो उसे छाट कर लिखिए। जीवन की मुस्कान, ये तो पहली जो पंक्ति में दिया गया है, जीवन की मुस्कान है किताबें। बहरे के कान भी हैं, बहरे के कान है किताबें। इसके बाद अपंग का विरोधी, ये हमने नहीं पढ़ा है तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसमें हम डी उत्तर चुनेंगे। बी उत्तर दूसरा जो है अपंग का विरोधी, ये गलत है। किताबें हीरे मोती से भी बढ़कर डैश हैं, सही शब्द को वाक्य मतलब से वाक्य को पूरा करना है। किताबें हीरे मोती से बढ़कर क्या है? बेशकीमती है। ये यहाँ पर हमने देखा था कि बेशकीमती खान किताबें बताया। किताबें किसकी पहचान कराती हैं? तो ऊपर आया था पद्यांश में, अच्छे बुरे की पहचान कराती हैं किताबें। घ प्रश्न देख लेते हैं, राहों की हर मुश्किल को किताबें कैसे आसान बनाती हैं? राहों की मुश्किल कैसे आसान होगी? जब मुश्किलों को दूर करने का व्यवहारिक हमें उपाय पता होगा, तरीका पता होगा। मुश्किलों को दूर करने का यदि हमें तरीका पता है तो जो है हम जो है मुश्किलों को हल कर सकते हैं। ये ज्ञान भी हमें किताबें बताती है, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। आगे है, किताबें सदा जवान कैसे रहती हैं? पहला उत्तर है कभी पुरानी नहीं होने के कारण। दूसरा उत्तर है दी गई जानकारी हर पीढ़ी के लिए सदा नई होने के कारण। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। किताबें जो है निरंतर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ज्ञान जो है पहुंचाती रहती है, इसी कारण जो है किताबें जो है सदा जवान रहती है। ठीक रख रखाव करके ये भी गलत है, अलमारी में बंद रखने के कारण ये भी गलत है। तो इस प्रकार से हमारा बी उत्तर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये है खंड ख, प्रश्नोत्तर है पठित गद्यांश है। अब ये जो गद्यांश है ये आपकी किताब में से ही लिया गया है, मल्लार में से। और देखते हैं क्या लिखा गया है। सन 1933 की बात है। उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार हो जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आपने ये जो पैसेज जो है, ये पैराग्राफ जो है आपने अपनी किताब में पढ़ा होगा पैराग्राफ। ये जो पैराग्राफ है ये गोल जो हमारा पाठ है मेजर ध्यानचंद जी के बारे में, उसी से संबंधित दिया गया। तो आप जो है आगे इस पैसेज को खुद भी पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है, आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखा और कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। मेरे इतना कहते हुए खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक एक करके एक के बाद झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, क्या कहा दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 गोल से ही हराता। तो ये गोल पाठ से लिया गया। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। लेखक किस टीम से खेल रहा था? तो लेखक जो है पंजाब रेजिमेंट से खेल रहा था। इसका बी उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त गद्यांश में किस खिलाड़ी की बात की गई है? तो ये जो है मेजर ध्यानचंद जी के द्वारा लिखा गई आत्मकथा में से लिया गया है और पाठ का नाम है गोल। आगे बढ़ते हैं। लेखक ने अपना बदला कैसे लिया? खिलाड़ी को हॉकी स्टिक मारकर, ये गलत है। 6 गोल करके जो है लेखक ने अपना बदला लिया।
अगला प्रश्न है, लेखक ने अपने साथी खिलाड़ी को क्या सलाह दी? तो खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, ये पहला उत्तर दिया गया है। खेल में साथी खिलाड़ी को चोट पहुंचानी चाहिए, ये दूसरा उत्तर है। तीसरा उत्तर है, खेल में अगर कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो तुम उसका बदला अवश्य लेंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। और हॉकी के खेल में चोट लगना सामान्य बात है, ये तीनों गलत है नीचे वाले, और पहला ठीक है, खेल को सिर्फ खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। अब पांचवा प्रश्न क्या दिया गया है, उपरोक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के किस पाठ से लिया गया है? तो इसका उत्तर सी हो जाएगा, उत्तर होगा गोल। आगे बढ़ते हैं। अब है पठित पद्यांश। पद्यांश मतलब काव्यांश, कविता का एक भाग है ये। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर चुनिए। ऊंचा खड़ा हिमालय, आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है, गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। तो ये हमारा जो है एक काव्यांश है, इसमें से प्रश्न के उत्तर ढूंढने हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। उपरोक्त जो है पद, ये जो गद्यांश नहीं है, ये पद्यांश है, में किस पर्वत के बारे में बताया गया है? तो यहाँ पर जो है हिमालय पर्वत के बारे में बताया गया है, तो हम जो है इसको बी उत्तर को सही टिक करेंगे। काव्यांश में किन किन नदियों के बारे में बताया गया है, उनका नाम लिखिए, तो हम यहाँ लिख देंगे। पहला उत्तर होगा, पहला उत्तर हम लिखेंगे गंगा, और दूसरा हमने लिखना है यमुना, तो ये हो जाएगा यमुना। आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त जो है पद्यांश में किसके बारे में बताया जा रहा है? तो हिमालय पर्वत के बारे में नहीं, नदियों के बारे में नहीं, हिंद महासागर के बारे में नहीं। वास्तव में इस पूरे पद्यांश में भारत देश की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं, जो हमारे देश में जो भारत में जो भारत के चारों तरफ जो स्थितियां हैं भूगोल से संबंधित, उनके बारे में बताया गया। जैसे हिमालय पर्वत है, हिंद महासागर है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वत झरने नदियां, इनके बारे में बताया गया। तो इसके लिए हम डी उत्तर चुनेंगे। पद्यांश के अनुसार चरण तले कौन झूमता है? तो हमने बताना है जो भारत माता है उसके चरणों तले झूमता है हिंद महासागर, इसका उत्तर ख हो जाएगा। इस कविता के कवि का क्या नाम है? तो इसके कवि का नाम है सोहनलाल द्विवेदी। अब हम इसके प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्या दिए गए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, पहली बूंद कविता में आकाश और बादलों को किनके समान बताया गया है? तो हम इसका सही उत्तर लिखेंगे कि पहली बूंद कविता में आकाश को नीली आंखों के समान और बादलों को काली पुतली के समान बताया गया है, ये हमारा सही उत्तर होगा। दूसरा जो प्रश्न है, बाबा भारती ने डाकू खड़ग सिंह से कौन सा वचन लिया? आप सभी को पता ही है, बाबा भारती जो है घोड़े से बड़ा प्रेम करते थे, सुल्तान नाम का घोड़ा था। डाकू खड़ग सिंह ने वो घोड़ा जो है छीन लिया था, और जब घोड़ा छीन लिया तो बाबा भारती ने उसे आवाज लगाई थी कि रुको भाई मेरी बात सुनते जाओ। तो फिर उन दोनों के बीच में जो संवाद हुआ था, वहीं पर एक वचन लिया था बाबा भारती ने, वो हमने लिखना है। तो वो लिखेंगे हम, बाबा भारती ने खड़ग सिंह से वचन लिया था कि घोड़ा चुराने वाली इस घटना के बारे में किसी को मत बताना, नहीं तो जो है लोग किसी गरीब या लाचार व्यक्ति पर विश्वास नहीं करेंगे। ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है, सुल्तान के छिन जाने का बाबा भारती के ऊपर क्या प्रभाव हुआ? तो हमें पता ही था कि सुल्तान जो उन्हें बाबा भारती को अपने प्राणों से भी प्यारा था, और जब खड़ग सिंह ने उसको कहा कि बाबा भारती को कि मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं छोड़ूंगा, तो उसके बाद उन्हें हर समय उसके चोरी होने का डर रहता था। अब जब घोड़ा छीन ही गया है तो फिर क्या है कि बाबा भारती को घोड़े का क्या डर रहा? फिर हम इसके उत्तर में लिखेंगे कि सुल्तान के छीन जाने पर बाबा भारती के मन में से चोरी का जो डर था वह समाप्त हो गया था। तो ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, जहां काम आवे सुई
क्या करे तलवारी, यहाँ कर्ण गलत है, क्या करे तलवारी। इस दोहे का भाव लिखना है हमें, तो यहाँ हम लिखेंगे कि इसके भाव में हम लिखेंगे, रहीम जी समझाते हुए कहते हैं कि हमें बड़ी या महंगी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु का निरादर नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां पर सुई से काम चल सकता है वहां पर तलवार का काम जो है नहीं होता है। अर्थात कहने का भाव ये है कि हमें बड़ी वस्तु या बड़ी चीज के प्राप्त होने पर छोटी वस्तुओं को जो है कम महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि छोटी और बड़ी वस्तु की अपनी अपनी महत्ता होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, पांचवा प्रश्न है, रहीम जी का कोई एक दोहा लिखिए। प्रश्न पत्र में दिए गए दोहे के अलावा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोहे के रूप में, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे। अगला प्रश्न है, शब्द पहेली के उत्तर खोजकर लिखें। शब्द पहेली जो दी गई है यहाँ पर वर्ग पहेली दी गई है, इसमें से हमने नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो पहला है एक प्रकार का वाद्य यंत्र, तो यहाँ पर दिया गया है नगाड़ा, हम यहाँ पर नगाड़ा लिख देंगे, एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। आंखों के लिए प्रयोग किया जाने वाला अन्य शब्द, तो वो हमारा हो जाएगा नयन, नयन जो है आंख का पर्यायवाची। आगे है जल, जल का उदाहरण लिखिए, मतलब जल को धारण करने वाला, जल को धारण करने वाला जो होगा वो होता है हमारा जलधर, यहाँ नीचे दिया गया है तो हम यहाँ पर भी लिख देंगे जलधर। जलधर जो है बादल के लिए प्रयोग किया जाता है। नयन इससे ऊपर आएगा और एक प्रकार का वाद्य यंत्र वो हो जाएगा हमारा नगाड़ा, ये हम लिख देंगे। एक प्रकार की घास, तो वो होता है दूब, दूब लिखेंगे। आंसू का समानार्थी, तो वो हमारा हो जाएगा अश्रु। आसमान का समानार्थी जो है यहाँ वर्ग पहेली में जो दिया गया है वो है अंबर, यहाँ अंबर दिया गया है, ये रहा अंबर। और यदि हमें अश्रु ढूंढना है, अश्रु यहाँ पर ये दिया गया है। दूब ढूंढना है तो दूब के लिए हम हरा रंग ले लेते हैं, ये हमारा दूब दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। प्रश्न 7, हार की जीत कहानी के मुख्य पात्र बाबा भारती के गुणों को बताने वाले शब्द हमने शब्द चित्र में लिखने। बाबा भारती यहाँ लिखा गया है, हमने जो है इसी पाठ के जो प्रश्न उत्तर जो अपलोड कर रखे हैं वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर, हमने वहां भी ये डिस्कस किया था। तो बाबा भारती के बारे में जो हमने शब्द लिखे थे उनमें सबसे पहला हम लिखेंगे कि बाबा भारती जो है दयालु होने के साथ साथ भक्त है, एक जो है भक्त प्रवृत्ति के जो है इंसान है। इसके बाद वो पशु पक्षी प्रेमी भी हैं, पशु पक्षी प्रेमी हैं, इसीलिए उन्होंने पशु प्रेमी हैं तो इसीलिए उन्होंने घोड़ा पाल रखा है। इसके अलावा वे प्रेरक भी हैं। प्रेरक कैसे हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेरणा से डाकू खड़क सिंह का जीवन बदल दिया। इसके अलावा यदि हमें लिखना है और शब्द लिखना है तो बाबा भारती ज्ञानवान आदमी है, ज्ञानी है। इससे अलग हम लिखें तो हम लिख सकते हैं कि वे निस्वार्थी भी हैं, उनके मन में किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, छल नहीं है, कपट नहीं है। तो इतने शब्दों को हम लिख सकते हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, अभी है ग्रामर व्याकरण, एक एक करके पढ़ते हैं। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिशा निर्देश के अनुसार दीजिए। कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? देश, नदी, पर्वत, हिमालय। तो यहाँ पर हिमालय ही व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। सीता हसमुख लड़की है, विशेषण बताना है, यहाँ लड़की की विशेषता है हसमुख, तो बी उत्तर हमारा हो जाएगा। पहेली का उत्तर लिखना है, 2 अक्षर का मेरा नाम, आता हूँ खाने के काम, उल्टा होकर नाच दिखाऊं, मैं क्यों अपना नाम बताऊं, आप नाम भले ही मत बताएं, हम आपका नाम जरूर बता देंगे, और नाम है आपका चना। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिए गए शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी सही है? परीक्षा, परीक्षा गलत, बीमारी गलत, सही शब्द है शिक्षा। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है संपत्ति, जो शब्द है उसका हमने विलोम शब्द लिखना है, संपत्ति का विलोम जो है विपत्ति होता है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा शब्द को सुनना है, प्रेम,
अपनापन, ये दोनों भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, ये हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद हिंद महासागर है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ये भी गलत है। अध्यापक हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सुमित आजकल ध्यानपूर्वक पढ़ता है, वाक्य में से संज्ञा शब्द बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर जो नाम वाला शब्द है संज्ञा शब्द वो सुमित है, तो हम ढूंढेंगे तो ग उत्तर हमारा हो जाएगा। वह पढ़ने में बहुत होशियार है, वाक्य में से सर्वनाम शब्द चुनना है। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर वह पढ़ने में बहुत होशियार है, तो वह हमारा सर्वनाम शब्द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कल शब्द के सही अर्थ बताने। कल, आने वाला कल मशीन, गलत। मशीन और पानी, ये भी गलत। आने वाला कल और बीता हुआ कल, ये उत्तर हमारा सही है, सी उत्तर हमारा हो जाएगा ग। अगला प्रश्न है, तरवर शब्द का सही अर्थ बताइए। तरवर शब्द के लिए जो यहाँ पर शब्द का अर्थ प्रयोग किया गया है वो होता है तरु। तरु का मतलब होता है पेड़, तो इसका बी उत्तर हो जाएगा। अब है निबंध और पत्र। निबंध और पत्र में निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आप जो है पत्र लिखेंगे। यहाँ पर दिया गया फीस माफी हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को आप पत्र लिखिए। इसके अलावा है यहाँ पर मित्र को जन्मदिन की बधाई देने के लिए आप पत्र लिखिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनमें से आपको कोई एक लिखना है। यहाँ पर हम फीस माफी हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखेंगे। मित्र के जन्मदिन के लिए बधाई देनी है, इसकी हमने ऑलरेडी हमारे YouTube चैनल पर जो क्लास 6 का सैंपल पेपर है उस पर हमने वीडियो डाल रखी है। सैंपल पेपर क्लास 6 बेस्ड ऑन हमारी न्यू टेक्स्ट बुक, वहां हमने ये प्रश्न करवा दिया है, तो आप वो वीडियो जरूर देखें। आपको बड़ी जो है हेल्प मिलेगी, सहायता मिलेगी। फीस माफी के लिए यदि हमें लिखना है तो हम लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी। आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, केंद्रीय विद्यालय क ख ग, और जो है विषय हम लिखेंगे फीस माफी हेतु प्रधानाचार्य पत्र। इसके बाद हम लिखेंगे महोदय जी, निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 6ठी अपना आप जो है सेक्शन लिखेंगे का छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं और वह मेरी फीस भरने में असमर्थ हैं। आपसे अनुरोध है कि आप मेरी फीस माफ कर मुझे कृतार्थ करें। मैं इसके लिए आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद या धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। फिर आप अपना नाम लिखेंगे, अपना अनुक्रमांक लिखेंगे और दिनांक भी लिख देंगे। मित्र को पत्र के लिए मैंने बता दिया है, हमारे जो चैनल पर ऑलरेडी वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक पेपर का हम डाल देंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं। इसके बाद 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। इसमें भी मेरा प्रिय मित्र और मेरा प्रिय त्योहार और मेरी माँ, इन दो के बारे में हमारे चैनल पर ऑलरेडी मेरा प्रिय त्योहार और मेरा प्रिय मित्र, इसके बारे में ऑलरेडी जो सैंपल पेपर है 6ठी क्लास का उस पे हमने जो है वीडियो में डाल रखा है प्रश्न। आप वीडियो को जरूर देखें, इसके लिए भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। आप वहां से जो है पूरी वीडियो को देखकर इन दोनों प्रश्नों का जो है उत्तर सही उत्तर जान पाएंगे। आप इनका उत्तर खुद से भी लिखेंगे। जैसे मैं यदि यहाँ लिखता हूँ मेरा प्रिय त्योहार के बारे में, तो हम लिखेंगे कि मेरा प्रिय त्योहार दिवाली है। दिवाली को दीपों का त्योहार भी कहा जाता है। यह त्योहार जो है भगवान राम, जो श्री रामचंद्र जी के अयोध्या वापस आने की खुशी में मनाया जाता है। और इस दिन जो है घरों में साफ सफाई की जाती है, घरों को सजाया जाता है, घरों में लाइटें लड़ियां लगाई जाती हैं। शाम के समय घरों को दीपकों से सजाया जाता है और जो है सभी जो है परिवार के सदस्य नए नए कपड़े पहनते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और सभी लोग एक दूसरे को दिवाली की बधाई देते हैं, मिठाइयाँ बाँटते हैं और मैं जो है अपने माता-पिता के साथ मिलकर रात को पटाखे भी जलाता हूँ। और जो है दिवाली हमें बुराई पर अच्छाई की सीख भी देती है। तो इस तरीके से हम अपना जो है ये प्रश्न पूरा करेंगे। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपने जो ये वीडियो देखी है तो इससे आपको एक जो है पता चल गया होगा कि किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। और यदि किसी ने पेपर दे लिया है तो
वो भी समझ पाएगा कि आपको कोई ना कोई प्रश्न आपको जो है ज़रूर हेल्पफुल मिलेगा। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप जो है वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि अगली जो भी वीडियो होगी उसका नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और एक अन्य सूचना, हमारा चैनल जो है डेली एक प्रश्न हिंदी से संबंधित पोस्ट जो है क्रिएट करके अपने चैनल पर डालता है, तो आप उसका उत्तर भी ज़रूर दें ताकि उससे आपको पता लगे कि आप हिंदी के प्रश्न जो है सॉल्व करने में कितने समर्थ हो पा रहे हैं। तो चलिए अब मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खूब लगाकर मन लगाकर पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय और थैंक यू।